आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। ईडी और सीबीआई कहने को तो ये दोनों एजेंसी देश की आजाद जांच एजेंसी हैं, लेकिन पिछले कई सालों से विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो शायद ही कभी लगे हों। दरअसल अपोजिशन की तमाम पार्टियों का यह कहना है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और सरकार इनका इस्तेमाल अपोजिशन को दबाने, डराने के लिए कर रही है। और इन इल्जामों के पीछे सबसे बड़ी दलीलें हैं अपोजिशन के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ईडी और सीबीआई ने कितने अपोजिशन नेताओं पर एक्शन लिया है। सबसे ताजा मामला आज ही का है, जहां यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी कर दिया है और पेश होने के लिए कहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि सरकार अपोजिशन के अलायंस से डर गई है, इसलिए समन भेजा गया है। इससे पहले ईडी के द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने कई मर्तबा ईडी समन जारी किए, जिनको सोरेन ने काफी बार तो अनदेखा कर दिया और जब हाजिरी लगाई तो जब वो पहली बार पेश हुए तो तभी लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद झारखंड को नया सीएम चंपई सोरेन के रूप में ढूंढना पड़ा। आगे बढ़े तो बिहार में तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश लगातार हो रही है। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे लालू परिवार को लगातार पूछताछ का दौर उनके साथ जारी है, जिससे परेशान होकर तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ईडी को अपना दफ्तर उनके घर में ही खोल लेना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक में डीके शिव कुमार, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के निशाने पर रहे। या वो अपोजिशन के नाम हैं जिनका कहना है कि अपोजिशन को परेशान करने, डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पर लगे सारे इल्जामों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इन नामों का अगर जिक्र करें तो असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर बीजेपी में शामिल होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी पर दोबारा कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा अजीत पवार, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, भावना गिली, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे जैसे कई नाम हैं जो कभी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहे थे। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ईडी सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। हमारे साथ कौन कौन पैनल में मौजूद रहेंगे उनका तारुफ आपसे करा दें। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूंगा। शमसी आजाद साहब रहेंगे, बीजेपी का रुख रखेंगे यहां पर। कांग्रेस से कार्तिकेय सिंह रहेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र वर्मा साहब जुड़ गए हमारे साथ और सीनियर जर्नलिस्ट रहेंगे नीरज महारे। आप तमाम लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले बात अगर भारतीय जनता पार्टी से शुरू की जाए तो शमसी जी, पूरा एंकर लिंक मैंने पढ़ा, पूरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, ये बताया कि कौन कौन से वो चेहरे थे जिनको परेशान करने का इल्जाम उनके द्वारा यानी कि अपोजिशन के द्वारा लगाया गया, और उन नामों का भी मैंने जिक्र कर दिया जिनके ऊपर पहले इल्जामात लगे, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके बाद फिर दोबारा उन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों ना ईडी और सीबीआई की जांच को साजिश से भरा हुआ माना जाए। नमस्कार, भाइयों को जी। पूर्व में सरकारें जितनी चोरी और बेईमानी का काम होता वही लोग करते। पूर्व में सरकार में बेईमानी की है, देश को लूटा है, बर्बाद किया है, कई काम किया। आज भी आप देखें माइनिंग के मामले में का मामला था, उसमें दोबारा से उठाया गया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दफा बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है तो काम कर रही है और दबाव बनाने का या उसका कोई दखल अंदाजी करने का नहीं है। ये इस वजह से उठाया जाता है जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष को दबाने के लिए किया करती थी। उनको भी यही लग रहा है कि कहीं ना सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों पर दबाव बना विपक्ष के नेताओं पर जो जांच का घेरा बढ़ा रही है और घेरा हमेशा पड़ता है कि तो विपक्ष तो कह रहा है, ये परसों जो हमने राज्यसभा के चुनावों के नतीजे देंगे उसमें भी समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि डराने धमकाने की कोशिश का यह असर है कि जो क्रॉस वोटिंग है वो हुई है। नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता को उन्होंने प्रतिनिधि बनाया, प्रत्याशी बनाया, जनता ने चुना, तो क्या इतने कमजोर इनके नेता है
जब स्वामी प्रसाद मौर्य से मनोज पांडे का झगड़ा होता है तब समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते थे। अखिलेश यादव के पास इसकी कोई खबर नहीं थी और मनोज पांडे ने बल्कि पांडे की उनकी पार्टी के कई विधायक बड़े नेता चर्चे जिनके होते रहते वो पार्टी चले जा रहे और अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के अपने परिवार का पता तक नहीं कि इतनी बड़ी टूट होने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनके गुप्तचर है तो उनकी चापलूसी किया करते हैं। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से कभी दिखाई है, वरना इतनी बड़ी पार्टी में और किसी को कानोकान खबर न हो। भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार के रूप में उतारा तो बिल्कुल साफ ये कह दिया था कि ये पार्टी ये प्रत्याशी जीता हुआ है हमारे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के सारे करता है और कहीं ना कहीं संजय सेठ ने उसका फायदा उठाया और बाद में ये होता है कि के नारे लगते हैं और ये लोग कहते हैं कि धर्म तो हमारा हृदय परिवर्तन, हम समाजवादी पार्टी में है और हो भी क्यों नहीं। आज भी आप देखेंगे पार्टी की आज मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने के बाद टिकट किया जाएगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, टिकट का बंटवारा किया जाएगा, सर्वे कराया गया, राष्ट्रीय स्तर तक की बैठक थी, लगातार प्रदेश कार्यालय लखनऊ की बैठक, तब जाके जब प्रत्याशी चुनाव होता है तो उसका सभी समर्थन करते हैं। लेकिन आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जो 30 से 35 लोकसभा प्रत्याशी की सीटों का ऐलान किया है, कहीं पर भी किसी से कोई सूचना नहीं, किसी से कोई विचार विमर्श नहीं, कहीं कोई बैठक नहीं, कहीं कोई संगठनात्मक चर्चा नहीं, कहीं पर सर्वे कराने का काम नहीं, के बीच में कोई ओपिनियन नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई मंशा नहीं जाती, पार्टी कार्यालय में बैठक कोई नहीं की। तो ये एकांतवादी पार्टी, प्रत्येकवादी पार्टी, ये अहंकारवादी पार्टी है। इसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी का स्टार्ट चली जा रही है और ये मुलायम सिंह ने बड़ी मेहनत करके बनाई थी। मुलायम सिंह यादव कैसा लिखा था गया है, लेकिन आज भी उसका लोग सम्मान करते हैं और सत्ता पक्ष के सारे लोग उनका सम्मान करते हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, जोशी रहे। ठीक है शंकर जी, मैं आऊंगा आपके पास, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा चर्चा को। जितेंद्र वर्मा आपके पास आ रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी अखिलेश यादव की, वो सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसका ही असर है, उसी का ये डर है जो समन अब उनको भेजा गया सीबीआई के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, सीबीआई, ईडी, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रकोष्ठ बहुत तेजी से एक्टिव होता है। पिछली बार चुनाव 2019 में भी जितेंद्र जी आपकी आवाज, चुनाव भी चुनाव का ही टाइम था 2019। हाँ, तो यूपी में रोज अवैध खनन की तस्वीरें आती हैं, लेकिन वहां जाती है, सीबीआई जाती है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खनन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो खनन करवा रही है। कोई भ्रष्टाचारी पूरी दुनिया का हो, पूरे देश का हो, तो दूसरे देश का भी हो, भाजपा में शामिल हो जाए आके, तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा धुल के बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति बन जाएगा और उससे बड़ा ईमानदार इस देश में कोई होगा नहीं कि उस पर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का एक मोहर लगाएंगे, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो। इनकी ईडी, सीबीआई, आईटी जो है अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अजीत पवार जी क्या नहीं जाती? मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। उसने कहा साहब बीजेपी की मशीन में धुलवा दीजिए। उसने कहा आइए उप मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपको धुलवाते हैं। धुलवाया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, जब तक कांग्रेस में थे मोदी जी कहते थे भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। उसने कहा साहब भाजपा की मशीन अगर फ्री हो तो मुझे धुलवा दीजिए। अरे उनने कहा तुरंत आइए, यह मशीन केवल इसीलिए हमने रख रखी है, दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट आदमी आए, हमारी मशीन में धुल जाए और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए गवर्नर साहब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर साहब बैठे हैं शपथ दिलाने के लिए। अपन मुंसरिफ पर कार्रवाई क्यों करते? इतना बड़ा घोटालेबाज, माइनिंग घोटाले का आरोपी अधिकारी का ईडी, आईटी, सीबीआई तो नहीं हो। अरे कभी चाय पीने चली गई हो तो बताओ क्या कभी शुभेंदु अधिकारी, अजित पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा कहा हो कि साहब
आज आपने एक कप चाय 3 बार के एक प्रेस कर देती, चाय पर बुला रहे हैं। आपके रमन, आपके शिवराज सिंह, आपके नारायण राणे, ये भारत के सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में है, गंगा की तरह साफ है। ईडी सीबीआई कहा जाती है साहब, इनका विपक्ष मजबूत है। बिहार में विपक्ष था, इनका खाता नहीं खुलना था, इनने डराया, लुभाया, नीतीश कुमार को फटकाया, विधायकों को फटकाया, तो सीधे सरकार बनाई, फिर आरजेडी के विधायकों को फटकाया, ईडी सीबीआई भेजते हैं। ये बुलाते नहीं है सर, ईडी सीबीआई भेजते लोग खुद ही संपर्क कर लेते। ये भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी झारखंड जाएगी, क्योंकि वहां विपक्ष मजबूत है। झारखंड में विपक्ष सरकार है, ये वहां दलित व्यक्ति को, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करेंगे। इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेज दिया, इनके करप्ट रमन सिंह जेल के बाहर, इनके करप्ट शिवराज सिंह बाहर, इनके करप्ट हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री, इनके करप्ट अजीत कुमार उप मुख्यमंत्री। लेकिन हेमंत क्या नाम आपके सोरेन साहब जेल चले गए कि वो आदिवासी है, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में विपक्ष जहां मजबूत है वहां चले जाएंगे, तमिलनाडु में जहां इनका खाता खुलने की उम्मीद नहीं है वहां चले जाएंगे, ये पश्चिम बंगाल चले जाएंगे, ममता दीदी के भतीजे पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, आएंगे मैं एक एक कमेंट्स अभी से ले लूं। कांग्रेस के पास चल रहे हैं, कार्तिकेय सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप तो लाइन्स में हैं। अगर अखिलेश यादव को समन सीबीआई भेजती है, जो भी इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए हैं, अगर एक बार पेश हो जाते हैं तो क्या बुराई है सर, आपको क्या लगता है? आपका सबसे पहले तो बहुत देखिए, ये सिर्फ पार्टी का प्रोपेगेंडा में सपा के साथ इससे पहले यादव जी को 19 में दिया था लोकसभा, कुछ महीने पहले ही उसी तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति करती है, इसी तरीके का एक डर पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन जो डरे सहमे लोग हैं, लाइन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वो बाहर देख गए हैं। कांग्रेस पार्टी उन तमाम विपक्षी दलों के साथ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी हो, जिनके साथ किया जा रहा है। इसको 2-3 चीजें समझने की, यही भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नांदेड़ से आते थे। मोदी जी ने पिछले कहा था कि नांदेड़ पाई का हिसाब आदर्श सोसाइटी बात करी गई थी, उनको अपनी पार्टी में अगले दिन राज्यसभा तमाम जिन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन सबको अपनी पार्टी में सम्मिलित करते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र घोटाले की बात करने वाले ये लोग, जब एनसीपी महाविकास अघाड़ी की थी, उसके बाद भी जो घोटालों की बात है, सब में आप ने कार्रवाई करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो पुलिस निकालती है उसमें भी सिंचाई घोटाले कहीं जाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 2017 से 22 और 22 से अभी 24 उत्तर प्रदेश की सरकार में 14 से लेकर के 24 तक आप यहाँ पर केंद्र सरकार के अंतर्गत आपने कितने मंत्रियों के ऊपर कन्विक्शन के साथ आपने उसको केस दर्ज कर लिया, उन पर वो कन्विक्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसकी कोशिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह किसी तरह का दबाव लगाना, किसी तरह का पब्लिक में एक तरीके से नैरेटिव काम कर सके। लेकिन जो देश की वो इतनी समझदार है कि उसको लगातार आप वो पूछना चाहती कि जिन लोगों पे आप भ्रष्टाचार के नाम लेते थे, तो अगर आप पार्टी में आ गए हैं तो क्या आप उनको भी भ्रष्टाचारी मानते हो कि नहीं मानते हो? अपनी पार्टी में लेना, तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद तक बनाना भारतीय जनता पार्टी को। और मैं तो आपके चैनल से पूछना चाहूंगा, तमाम जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे और तमाम कार्यकर्ता, आप इसीलिए मेहनत करते हैं, आप यही काम करते हैं कि आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान नारे लगाएं, भ्रष्टाचारी का एक लोगों के ऊपर लगाएं, जब वो आपकी पार्टी में आ जाए अब दरकिनार हो जाओ, वही नारे लगाते रहो और उन लोगों को मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री करके पद दे दिए जाए। तो अपने हुक्मरानों से पार्टी प्रवक्ता समेत तमाम नेताओं को ये पूछना है। मामला 2016 तक का माइनिंग जी, इसी सिर्फ माइनिंग का मामला नहीं है। ये जब आए थे अच्छे तरीके से बात कर रहे, तमाम घोटालों की बात कर, उस समय भी एक सीबीआई 2017 में आते शुरू कर दिया। आप पूरा इलाहाबाद, लखनऊ कार्य करने के छात्र पूछना चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी का कितने लोग कॉन्विक्ट हुए? कुछ भी नहीं है। ये ऐसे है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने ध्यान में, आपको 2020-21 में एक संजय कुमार थे, ईडी के उस समय तत्कालीन डायरेक्टर थे, उनको 3 बार सेवा विस्तार
अब इससे पूछना चाहिए कि भाई आपको सेवा विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये तक क्यों बोलना पड़ा था कि आप ये असंवैधानिक कर रहे हो, ये इलीगली कर रहे हो। किसी व्यक्ति का एक लिमिट होता है, सेवा का कार्यकाल की एक सीमा होती है, 3 बार पार किया। करने वाले यही लोग थे। इन्हीं के समय में पहले हुआ था सीबीआई में 2017 में अस्थाना और ये आपके आलोक वर्मा जी, ये डायरेक्टर आमने सामने तमाम मीडिया में दिखाया गया किस तरह से इंटेलिजेंस आईबी उसके ऊपर काम कर रही थी। तो सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद देश को आज दुर्भाग्य महसूस है अपने ऊपर कि हमने उस सत्ता को, उन लोगों को सत्ता में बिठा दिया है जिन्होंने संविधान के धज्जियां उड़ाए, प्रतिदिन धज्जियां उड़ा रहे, चाहे वो इलेक्टोरल से हो, चाहे ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करके हो। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता वो सबक। चल ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट का रुख कर रहा हूँ, नीरज महारे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज साहब, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। पक्ष और विपक्ष दोनों मैंने आपको सुनवा दिए, भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन ने भी अपनी बात को यहाँ पर रखा है। क्या कनेक्शन कहेंगे सर, या फिर सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या टाइमिंग जो इसकी है ना, इलेक्शन से पहले जिस तरह से छापेमारी हो रही है या फिर समन भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या पूरे वाकई में कुछ कनेक्शन है सरकार का और ईडी का, सीबीआई का और आईटी का? अंसारी साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 28 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट के आदेश पे हमीरपुर में यह मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 11 लोग नेम्ड, जिसमें अखिलेश यादव नेम्ड उसमें नहीं है, नामजद एफआईआर नहीं है, वो मात्र एक गवाह है। जिला अधिकारी, वहां के निपेक्ष ठेकेदार, जिला पंचायत अध्यक्ष और वहां के समाजवादी पार्टी के एमएलसी, इन सबको मिला के टोटल मिला के 11 लोग नेम्ड रखे गए थे। और ये कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए कि ये जो पट्टे किए गए ये अवैध रूप से किए गए। इनको जब हाई कोर्ट के आदेश पे रोक लगा दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई खनन नहीं हो सकता, जिस जियो को, जिस ऑर्डर देके इन्होंने खनन किया, ये पट्टे किए, उस पट्टे को अवैध माना कोर्ट ने, इसलिए ये खनन गैर तरीके से हुआ। उसके बाद ये हम सबसे पहला हमीरपुर में किया गया और 2016 में जब ये एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद ये मुकदमा जो खनन का विभाग जो था वो गायत्री प्रजापति, उसके पहले चूंकि अखिलेश यादव ही इस डिपार्टमेंट के मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उनको इस पूरे मामले में गवाह के रूप में रखा गया। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल में राज्यसभा के इलेक्शन आपने देखे निपटे हैं और अब मार्च में ही 13 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होना है। ये भी बात जो समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह से इस जो 13 विधान परिषद की चुनाव की सीटें हैं, इनमें 10 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी खड़े करेगी और 3 समाजवादी पार्टी, ये 3 दोनों दलों की स्थिति रहेगी और ये लोग जीत सकते हैं। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की जगह 11 प्रत्याशी लाएगी और जो राज्यसभा में हुआ क्रॉस वोटिंग कराकर अपने 11 प्रत्याशी जिता लेगी और समाजवादी पार्टी फिर दोबारा से 2 सीटों पे ही संतोषजनक स्थिति में रह जाएगी, क्रॉस वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े नेता जो है वो ये भी कह रहे हैं उनके पास समाजवादी पार्टी के लोग टच में हैं और वो उनको वोट करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो चुनाव का खेल है उसी समय ये किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने जो बात कही, ये बात भी मुझे ठीक लगती है कि उन्होंने अब तक 6 साल में हमें सम्मन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बुलाया गया। इमीडिएट अभी लोकसभा राज्यसभा निपटी, उसके बाद अब लोकसभा आ रही है और विधान के चुनाव आ रहे हैं, उसी दौरान हमें बुलाया जाए। तो ये बिल्कुल आरोप इनका सही भी हो सकता है, इसको हम सही मान सकते हैं कि इस तरह की दबाव की राजनीति जैसा हम और आप झारखंड में देख पाए, केजरीवाल साहब को देख रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन असली चीज ये था कि सीबीआई इस मामले में उनको गवाह के रूप में बुला रही है। दूसरी चीज, सीबीआई जांच जो कर रही है वो इस चीज की कर रही है कि इसमें सिंडिकेट के नाम पे 15,000 रुपया पर गाड़ी लिया जाता, जिसमें रॉयल्टी नहीं जोड़ी जाती, रॉयल्टी नहीं होती थी। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दें, अगर में 10 गाड़ी खनन होता था तो 4 गाड़ियों से रॉयल्टी ली जाती थी, 6 गाड़ियों से सिंडिकेट होता था। तो 6 गाड़ियां जो जाती थी वो 15,000 रुपया पर गाड़ी के हिसाब से दिया जाता था, उसको सिंडिकेट कहते थे। सीबीआई के पास उसके सबूत हैं, साक्ष्य पहुंच गए, सीबीआई इसकी जांच कर रही है कि ये 15,000 रुपया किसके पास जाता था। मेन मुद्दा जो है वही है। लेकिन चुनाव आ रहा है तो चुनाव दबाव बनाने के लिए, विपक्षी दलों पे दबाव बनाने के लिए भी ये सब किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंसारी साहब जी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। शमसी आज़ाद साहब, अखिलेश यादव जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि दरअसल ये एक बौखलाहट हो सकती है, ये एक डर हो सकता है कि जिस तरह से अलायंस मजबूत हो रहा है उसी का डर है और उसी का ये नतीजा है कि इस तरह से अब उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई में डर लगता है इस अलायंस से? अब अखिलेश यादव अपने मेन तो ये है ना कि अखिलेश यादव को राजनीतिक धर्म निभाना चाहिए। उन्होंने अपनी कमियों को देखते हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी परिवारवादी की अखिलेशवादी पार्टी है, तो उसके कैसे कर सकते हैं कि इस्तीफा दे दे, उसके बाद बचेगा ही क्या उनके पास। लेकिन जब इनकी सरकार थी, पार्टी छोड़कर इनके पार्टी में जब जा रहे थे उस वक्त बहुत खुशी से स्वागत कर रहे थे। आप जानते हैं बहुत से कांग्रेसियों को इन्होंने शामिल कराया था और नेताओं को शामिल करा था। तो अगर आज जयंत चौधरी छोड़ के चले गए तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी राजभर ने अगर इनका साथ छोड़ा उसमें भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कमी है। आपने देखा होगा कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर को कभी का दौरा नहीं कराया और जयंत चौधरी को लेकर कभी पूर्वांचल की तरफ नहीं है। इन्होंने कभी अपने गठबंधन दल के नेताओं को, अपना दल के आज देखिए वल्लभी पटेल जी भी इनका जो साथ जा रहे हैं, बाकी जो लोग भी वो भी बहुत जल्द इनका साथ छोड़ेंगे। और कांग्रेस की तो ये मजबूरी है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के में जनाधार है, न उनके पास कार्यकर्ता है, न कहीं पर कोई तैयारी है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के भरोसे ही इस वक्त जो है कांग्रेस जो मैदान में है। 2024 का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में रहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सीट सोनिया गांधी की, और सोनिया गांधी ने उस पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये सोनिया गांधी को पूरी तरीके से पता चल चुका है कि सोनिया गांधी का या कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार हुआ करता था, जो देश में उनके अमेठी और रायबरेली उनका घर हुआ करता था, अमेठी तो पहले स्मृति ईरानी ने किया, राहुल गांधी ने कर दिया और उनको वायनाड जाना पड़ गया। और यही हाल फिलहाल इस वक्त रायबरेली में भी होने वाला था, लेकिन सोनिया गांधी ने बहुत ही समझदारी से काम दिया और अपना जो है राज्यसभा से वो इस वक्त चली गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से पूरी तरीके से इनकार किया। तो अब समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने 17 वो सीटें दी है। अगर 1-2 सीटें अगर देख लीजिए तो शायद कांग्रेस पार्टी का वहां पर कोई जनाधार हो, बाकी कहीं पर भी समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। बिल्कुल से कांग्रेस पार्टी इस वक्त डूबती हुई नाव की तरह है। इसका साथ तो क्या बात करें शमसी आज़ाद साहब, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी मजबूत पार्टी है और वो तो 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अभी मैं एक निजी चैनल पर देख रहा था उनका इंटरव्यू, अखिलेश यादव ने कहा कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी को भी कह रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी को भी कह रहा हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आज कार्यकर्ताओं की कमी हो गई हो, आ रहा हूँ मैं जितेंद्र जी, इतनी बहस बताते हैं, इतनी चर्चाएं बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपने कहीं पर भी इनको जमीन पर उतरते देखा? कहीं पर भी कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने कोई बैठक की हो, कहीं पर धरना दिया हो, कहीं पर प्रदर्शन किया हो, कहीं पर रैली निकाली हो? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ साइकिल यात्रा निकालते हैं, वो भी सिर्फ हाईवे होते हुए और वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। प्रत्याशी इनको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बहुत मजबूरी में ये पीडीए का नारा देकर जो इन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाई है, तो जनता उसको पूरी तरीके से समझ गई है। जनता ने 2012 में जो की थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता इनको दोहराना नहीं चाहती और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये सिमट कर रह गए थे। अब वहां से भी आहिस्ता 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 आप देखिए समाजवादी पार्टी का लगातार ग्राफ नीचे होता जा रहा है। तो विधानसभा में आपने देखा कि जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मनोज पांडे जैसे नेता वो सचेतक इनके हुआ करते थे, अभय सिंह इनके बहुत करीबी हुआ करते थे, राजा भैया से इन्होंने तालमेल बना लिया तभी कुछ दिन पहले। वो सारे लोग इनको छोड़कर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी के नेता अगर जा रहे तो खबर नहीं है, लेकिन आप यही बात है कि पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन कर सकता है? जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातनियों के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, गीता के खिलाफ बोला, हनुमान चालीसा के खिलाफ बोला, जवाब ले लेता हूँ जितेंद्र जी। एक मिनट तक अखिलेश यादव जी ने अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला होता तो कम से कम आज सिखर चौड़ा उनका होता और उनकी पार्टी के लोग गौरवान्वित होते कि हमने ऐसे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तमाचा मारा था अखिलेश यादव के ऊपर, पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर चुके हैं। इससे बहुत बड़ी शिकस्त जो है समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, सुन लिया होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके पास तो प्रत्याशी तक का टोटा पड़ रहा है, कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, आपके जो साथी थे वो छोड़ के आपको जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर तो आप हो ही रहे हैं। जी देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुत कमजोर आंकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वो किसी मुगालते में है।
2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37.5% वोट मिला, 3,42,00,000 वोट गठबंधन को मिला। इसमें से अकेले समाजवादी पार्टी को 3,10,00,000 वोट मिला। एनडीए गठबंधन को 4 करोड़ वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 3,60,00,000 मिला। तो सोच लीजिए, समाजवादी पार्टी को 3,10,00,000 मिला और इसको 3,60,00,000 वोट मिला। अब प्रतिशत में देखें तो 4% से भी कम का अंतर हमारे इनके बीच रहा और 90 सीटें समाजवादी पार्टी 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 से हारी थी। तो ये जिस मुगालते में जी रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें उनको जीना छोड़ देना चाहिए। सभी जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। यदि ऐसा होता नहीं तो 3.5 करोड़ वोट ये मिलता नहीं समाजवादी पार्टी को, पहली बात। दूसरा, ईडी सीबीआई हमको दे दीजिए, मोदी और अमित शाह को दूसरे दिन भाजपा छुड़वा के समाजवादी पार्टी देंगे, ये हमारी आपकी गारंटी है। जैसे आप गारंटी ले रहे हो कि समाज चाहे कभी एमएलसी चुनाव में भी टूटेंगे, अभी राज्यसभा चुनाव में टूटे, तो कैसे आपने ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, कैसे प्रलोभन किया, कैसे टिकट का प्रलोभन किया। तो समाजवादी पार्टी को आप दे दीजिए सत्ता, 6 महीने के लिए दे दीजिए। हम 1 घंटे का वादा करते हैं। मोदी और अमित शाह और जितनी भारतीय जनता पार्टी के करीब नेता है, अगर 24 घंटे में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले और सपा की प्रशंसा न शुरू कर दे तो हमसे आप कहिए। तो आप कितना दुरुपयोग सत्ता का कर रहे हैं। आप ये कहते हैं भाई यदि आपने कुछ किया नहीं है तो सीबीआई ने नोटिस दिया है, आप जांच सहयोग करिए, अगर आप पाक साथ ईमानदार होंगे तो निकल जाएंगे। तो आप ये फार्मूला ये लागू करते, आप ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों भ्रष्टाचारी नेता हैं, उन हजारों में टॉप 20 जो भ्रष्टाचारी देश के जाने माने सदस्य नेता भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप फार्मूला लागू करते। अगर किसी को एक नोटिस तक गया होता भाजपा में शामिल होने के बाद, या एक भी भाजपा का भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होने के बाद जेल गया होता, तो कुछ ये बात इनका तर्क मान लेता कि भाई हम ईमानदार होंगे तो हमारा अच्छा ये वहां जाएंगे, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच बैठाएंगे। ये जी लालू यादव पे करप्ट करेंगे, लालू यादव के खिलाफ रहेगा। आम करने वाले भी पनप नहीं सकते, आम का नहीं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, कोर्ट बरी भी कर देती है। आप लीजिए दुष्यंत चौटाला के साथ इनका गठबंधन भाजपा का चौटाला के पिता को जमानत दिलवा देंगे। छोड़ दीजिए, बड़ी अदालतों को छोड़ दीजिए, तो छोटी अदालतों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब्जा कर लिया है। आप ये पेपर लीक हो रहा है 7 साल से हर नौकरी का पेपर लीक हुआ, हर भर्ती रद्द हुई, हर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी सीबीआई जांच ये नहीं करेंगे। इनकी सीबीआई नारायण राणे के यहाँ नहीं जाएगी, इनकी सीबीआई अजीत पवार के यहाँ नहीं जाएगी। अजीत पवार मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के साथ बन के पूरी चैन की नींद देगा। इनकी सीबीआई शरद दादा के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि शरद दादा भाजपा में शामिल है, भाजपा गठबंधन का हिस्सा नहीं बने। इनकी सीबीआई उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि गठबंधन के साथी नहीं बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बीच में घुलना स्वीकार नहीं किया। चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कह दिया आरएसएस के सामने मैं झुकूंगा नहीं, मैं अत्याचार ठीक है जितेंद्र जी नहीं झुकाऊंगा। चलिए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जितेंद्र जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम करेक्ट लोग सामने नहीं झुकेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा आगे मैं बढ़ूंगा, थोड़ा सा कार्तिक सिंह के पास जाऊंगा। कार्तिक साहब, लगातार हम ये सुन ही रहे हैं कि भाई ईडी परेशान कर रही है, आईटी परेशान कर रही है और सीबीआई परेशान कर रही है, और ईवीएम का भी बार बार जिक्र हमारे चुनावों के नतीजों के बाद होता है, जहां पर विपक्ष को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। क्या ये नॉर्मल हो गया है, क्या ये नेचुरल हो गया है कि अगर आप हारते हैं या फिर आपकी पार्टी अगर टूटती है तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। उससे पहले मेरे भाजपा के साथ में 2 सवाल उठाए थे कांग्रेस पार्टी में, उसका जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ना देश के बारे में पता है, ना देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता है, ना देश के राजनेताओं के बारे में। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 2020 के चुनाव में
रायबरेली की सरजमीन पे पहली बार बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो हम अपनी जबान पे रहते हैं। रही इनकी भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री ने ही भारतीय जनता पार्टी को ये नियम लागू किया था कि जिसकी भी 75 वर्ष से ज्यादा उम्र हो रही है नहीं लड़ने वाला था, दर्शक मंडल पे जाएगा। ये बोलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री की 73 साल की उम्र हो गई है, चुनाव क्यों लड़ना भाई, जब 75 के ऊपर छोड़ना है तो छोड़ेंगे क्या? ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश की जनता इनको 2024 में बाहर कर दी तो उसके बाद ही आराम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा कमजोर जनाधार है, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, ये उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ है, निषाद पार्टी के साथ है, सुभाषपा के साथ है, और अपना कमजोर जनाधार के बाद कांग्रेस पार्टी से कर। बिहार में 4 पार्टियां, पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जेडीयू कहते हैं, लोजपा 2 जो बांट रखी इन्होंने, वो इनके साथ है। अब महाराष्ट्र में चले जाइए तो एनसीपी के साथ है, शिवसेना जो उन्होंने तोड़ रखी उसके साथ है। कर्नाटक में जेडीएस के हाथ पैर जोड़ के आ गए हैं। तमिलनाडु में एआईडीएमके इनको धक्का मार के बाहर कर दिया है। हाथ पैर जोड़ने को अकाली दल के साथ पंजाब में तैयार हो, ये इनका जनाधार है। और बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले लोग 40 पार्टियों को साथ में लेकर के आ रहे हैं और जनाधार की बात करते। इतनी हिम्मत, इतनी कुवत होती है इनकी तो अपने दम पे लड़ते, इतनी हिम्मत, इतनी कुवत होती तो दूसरी पार्टियों को विधायक तोड़ के अपनी पार्टी में लेके आते। इतनी हिम्मत, इतनी कुवत उनके कार्यकर्ताओं को इतनी सिखाने की शक्ति इनके अंदर, या इनके जो कार्तिकेय जी, बीजेपी तो ये कहती है, बीजेपी के प्रवक्ता तो यही कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे जीत रहे हैं हम। तो फिर भ्रष्टाचारियों क्यों ले रहे हैं भाई? कौन सी गारंटी है? गारंटी होती तो अपने दम पे आके चुनाव लड़ लेते हैं ना, सारे के सारे अपने दम पे चुनाव लड़ रहे होते हैं। दूसरी पार्टियों को अपने में शामिल करके सरकार थोड़ा ना बनाते। इनको थोड़ा ना महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में कोई पूछ नहीं रहा है। इससे पूछ पकड़ पकड़ के आ रहे हैं, जिनपे लड़ रहे, जिनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं और परिवारवाद के लोग बोलते हैं, उनको जाके गले मिल लेते हैं बीच में। यही जयंत चौधरी थे, हमारे साथ थे यहाँ पर आरएलडी के किसान आंदोलन में, हमारे साथ थे, इन पे लाठियां बरसा रहे थे ये लोग, अब उनके साथ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत तो इन सब चीजों की बातें नहीं करनी चाहिए, इनको बिल्कुल भी शोभा नहीं। क्यों? आपके साथ शमसी जी जवाब देंगे इस बात का? वाकई में छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर आप अपनी ओर भी कर रहे हैं, मोदी की गारंटी का ढिंढोरा भी पीट रहे हैं, चीजें समझ से बाहर हैं थोड़ा। नहीं, जवाब क्या, देखिए इनके पास तो कुछ बचा नहीं। नहीं सर, छोटी पार्टियों को तो तोड़कर आप अपनी ओर ला रहे हैं ना, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं का चुनाव राष्ट्रभक्ति का चुनाव, का चुनाव है। हाँ। जो आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी आत्मा है, जो भी चाहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज, आप अंतरात्मा की आवाज का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी से जो है बिल्कुल देश की जो हवा बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है। और जो भी सियासी लोग हैं, जो नेता है, उनको पता है कि सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं से हाथ मिलाना पड़ेगा। अभी जिम्मेदारी विपक्ष की है, और भी पार्टियों की, वो अपने नेताओं को किस तरीके से समझा बुझा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्ता में अगर किसी को रहना है, राम जी में किसी की चाहता है, उनकी आत्मा अगर चाहती है, देश के विकास में हाथ बटाना चाहते हैं, देश के विकास के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दल के नेता के साथ कम से कम 20 से 30 विधायक हैं, इस तरीके से समाज पार्टी के संपर्क में, और बहुत जल्दी आपके चैनल पता चलेगा। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जरूर की बात मानती है। अखिलेश यादव है, टिकट बांटेंगे अकेले, प्रचार समिति अकेली, राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा भी सबसे पहले उन्होंने देखा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में जहां उनके साथ कुछ अपराध हुई, तो वहां उन्होंने अपने कार्यालय पर अपने पैसा देकर अपने कार्यकर्ता से होर्डिंग लगवा ली, जिसमें प्रधानमंत्री बनकर वो खुद करा रहे थे। तो ये सारी चीजें है ना। और इंडिया गठबंधन के बाद तो अपना संयोजक है, ना पार्टी का नेता है, ना कौन किस सीटों पर लड़ेगा, अभी पूरे देश तय नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी अपनी राह चल रही है, समाजवादी अपनी चल रही है, नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया, ममता बनर्जी क्या हाल जान ही रहे, महाराष्ट्र में क्या हाल है आप जान रहे। सारी चीजें जब नेता। चलिए कार्तिकेय जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नीरज साहब के पास जाऊंगा। कार्तिकेय जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं क्या जवाब देने, कार्यकर्ताओं को उपेक्षा की बात कर रहे हैं। इनके लिए जिनके कार्यकर्ता झंडा उठा कर तैयार हैं, दूसरी पार्टियों से आए, मैं इसलिए बोला था राज्यसभा में डाल देते हो, उन्हीं व्यक्तियों की जो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, उन्हीं के दम पर सरकार बनाते हो, उन्हीं को विधायक का इतनी चिंता फिक्र है, अपनी पार्टियों के बारे में सोच लो भैया। इतने झंडा उठवाते रहोगे, कुर्सी बरसवाते लगवाते रहोगे, दूसरी पार्टियों के दम पे चलने वाली पार्टी, दूसरों की बैसाखी पे लेकर चलने वाली पार्टी। इसलिए मैंने कहा
कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देख लिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देख लिए, अपनी दम पे काम कर रहे हैं। में भी 3 पार्टियों के साथ गठबंधन, तो ये तो इनकी असलियत है। और ये भाई राम राज्य की बात करें, मैं छोटा सा उदाहरण देके आप सवाल पूछ लीजिएगा। राम राज्य में माँ सीता को 3 बार अग्नि परीक्षा के सामने खड़ा, 3 बार उन पर प्रश्न खड़ा। भगवान राम ने 3 बार उनको उस परीक्षा में शामिल होने के लिए किया, उनको शामिल होने। उसी तरह एक राज्य में, मतलब आपके देश में वही होता है कि आपका प्रधानमंत्री को जाके कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दे, पहलवान जवान सड़कों पे उसके बारे में, लेकिन वो बात नहीं किया। असली राज्य वो होता है। ये धोखा देने वाले लोगों की बात करिए, 2014 में इस देश की हवा बदली थी जब इन लोगों ने आगे इस देश की हवा में नफरत का बोलना शुरू किया, इसी से हवा बदल गई थी। अभी नहीं बदली है, अभी 24 से बदले कि दोबारा वो साफ हवा आएगी, दोबारा वो सच्चाई की हवा की, दोबारा उस मोहब्बत। भारतीय जनता पार्टी का जितना हो गया है, किसी के भगवान राम ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे ना, नफरत घोलते हैं। तो प्यार मोहब्बत बरसाने वालों का साथ देने वाले हैं, वो महिलाओं का सम्मान वालों को साथ देने वाले, वो पहलवान मीटिंग के आवाज उठाने की बात करने वाले। यूपी पुलिस में पेपर लीक हो तो उसके खिलाफ कौन बोलता है? इस तरीके से ईडी सीबीआई आरटी को अपने डिपार्टमेंट बना के काम करने वाले लोग, प्रपोज का काम बना करने वाले लोगों का जवाब नहीं देंगे। ठीक है नीरज जी, आपसे समझना मैं यही चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता तमाम चैनलों पे बैठकर इसी बात का जिक्र बार बार करते हैं, बल्कि दम भरते हैं इस बात का कि मोदी की गारंटी की ये जीत है, तो फिर इस तरह से छोटे छोटे दलों को अपोजिशन से तोड़ के लाना, जिनकी कभी मुखालफत होती थी, उनको एक बार फिर से अपनी टीम में शामिल कर लेना, कितना शोभा देता है ये इस देश की आज की राजनीति को? देखिए, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दबाव की राजनीति इसको हम कह सकते हैं। ईडी सीबीआई का जो भी मामला है, आप सीधे देख रहे हैं, ये उन्हीं स्टेटों में है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत की हम बात करें, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट आती हैं 80, जहां से देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होता है और यहीं से देश का प्रधानमंत्री बनता है। अब तक के इतिहास में ज्यादातर समय ऐसा ही रहा है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है तो केवल अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो पूरी भाजपा को सत्ता में आने से रोक रहे हैं। खतरा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं से है। नीरज जी, लोगों की FIR की है, उनमें से जो मुख्य आरोपी थे वो उस समय समाजवादी पार्टी से MLC थे रमेश मिश्रा जी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, का कोई पद नहीं है, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़ गए। तो इस तरह की कार्रवाई लोकसभा या विधान परिषद या राज्यसभा के चुनाव से पहले अगर आप करेंगे तो जनता के पास एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और गारंटी अगर जब है तो फिर आप अगर विकास की बात कर रहे हैं तो गारंटी है तो फिर किस बात की आपको चिंता है? तो जनता आपके साथ ही जुड़ी हुई है। 80 करोड़ जनता आपके राशन पे निर्भर है, तो आप सीधे 80 करोड़ जनता के टच में है, तो फिर आपको तोड़ने की जरूरत कहां पड़ रही? अंसारी साहब, ठीक है, यही जवाब ले लेता हूँ। समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा थोड़ा। मैं शमसी जी आपसे इसका बात का जवाब लूंगा। समाजवादी पार्टी को लेकर जो बात कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त में पार्टी टूट रही है। अखिलेश यादव को भी इस बात का फिक्र है कि किस तरह से अलायंस को जोड़ के चलें। हालांकि कांग्रेस भी इस कोशिश में लगातार लगी हुई है। लेकिन सर, आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस बात को समझना होगा, चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगले महीने के मुझे लग रहा है कि शुरुआती दिनों में ही हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा इलेक्शंस का। अगर अभी तक सीट बंटवारे को लेकर, कौन कहां से लड़ेगा, इन चीजों को लेकर अगर आप आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, अपने साथियों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी तो टूटेगी। आपके साथी सामने तो जाएंगे जाहिर तौर पर। अगर आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है तो विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही तो यही सियासत है। जितेंद्र जी, ये है सर कि अलायंस में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है, सीट बंटवारा हो गया है। महाराष्ट्र में बिल्कुल गठबंधन फाइनल है। 2 से 3 दिन में सब पूरी घोषणा होने वाली है। बंगाल में भी गठबंधन होकर रहेगा। ये कितना भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लें, और बंगाल में तो खाता भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुलेगा, क्योंकि 45% वोट ममता दीदी का और 10% कांग्रेस का, 55% से 60% के बीच वोट आएगा। भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी।
यदि इनको 370 आ रही है, 400 सीट आ रही है, तो शरद दादा की पार्टी 2 बार तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी और शिवसेना से शिंदे को लाकर सरकार क्यों बना दी? यदि इनको बिहार में इनका मजबूती मिल रही थी तो इन्होंने नीतीश को क्यों तोड़ दिया और हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री जी को, जेल क्यों भेज? ये डर है, मोदी जी का भय है। अब मोदी जी, आरएसएस और भाजपा पूरी सरकार ये जान गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये जनता देश की सत्ता से हटाने का निर्णय ले चुकी है। ये हवा नहीं बनी है, ये भाजपा सरकार की हवा निकल गई है और ये एक सुनामी इंडिया गठबंधन के रूप में इनके सामने खड़ा हो। अभी चुनाव की घोषणा के बाद भी बहुत से पत्ते खुलने हैं, इससे अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा एनडीए को झटका लगने वाला है। और इनके पास पार्टी भले 38 है, उसमें 2 मिला दो एनडीसीपीआई तो 40 हो गई अली बाबा। लेकिन आप ये सोच लीजिए इनके पास 16 पार्टी ऐसी भी है जो कभी चुनाव ही नहीं लड़ी सांसद विधायक का। यानी इनकी 25 पार्टी और समाजवादी पार्टी अकेले 25-30 पार्टी। इनका खेल खत्म है, इनके साथ कोई न वोट है न जनता है। आने वाला समय इनके लिए खतरे की घंटी है। मोदी जी की गारंटी है 10 साल की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया। मोदी जी का गारंटी है भारत 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। मोदी जी की गारंटी है कि हर भर्ती का पेपर लीक होता है, साल में 2 करोड़ रोजगार नौकरी नहीं देते हैं। ये मोदी जी की गारंटी का ये असर है कि देश महंगाई से जूझ रहा है और गरीब अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो मोदी जी की गारंटी है किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं हुए, 700 किसानों की बलि ली, उन पर मुआवजा उनको नहीं दिया गया जिन किसानों की मौत हुई थी। और जब वो आंदोलन करके आए तो इन्हें पुलिस ने गोली बरवा दी। 10 साल गोली देते रहे और जब किसानों को लगा मेरी मांगे ही नहीं पूरी हुई, वो सड़क पर आंदोलन के लिए आए तो इन्हें पहले गोली देते रहे और फिर बंदूक की गोली दे दी। यानी किसानों की इन्होंने जान भी ले ली, किसानों के रास्ते में कीलें भी अटका दी। तो किसान अब रास्ते पे वोट की कील अटकाने वाला है। जितेंद्र, बीच में जब आप विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा था कि 3 काले कानून लेकर आए हैं, उसके बाद हमने कई सारे इलेक्शन देखे, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ नहीं। ये नुकसान शुरू होता है। 37.5% वोट मिला सपा को, 3 करोड़ 42 लाख। 17 में कितना मिला था? 1 करोड़ 92 लाख। कितना बढ़ गया? लगभग 1.5 करोड़ वोट। यानी पहली बार 1.5 करोड़ जनता इनसे नाराज हुई। दोबारा में भी 50 लाख लड़कों ने भर्ती में फार्म डाला था, उनके परिवार के 5 लाख वोट लो 2.5 करोड़ और उनके खिलाफ हो गए। इनके 4 करोड़ वोट में से 2.5 करोड़ न सही, अगर 1 करोड़ माइनस कर दो तो हम 4 करोड़ पार कर जाएंगे और ये आ जाएंगे 2.5 से 3 करोड़ के आसपास। 80 सीटें समाजवादी पार्टी को। देश की देश जनता, बेरोजगार किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पिछड़े और आज समाज के लोग हटाएं। कार्तिकेय जी, आप सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के साथ और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ये मशवरा देते अगर अखिलेश यादव पूरी तरह से पाक साफ हैं तो ईडी के सीबीआई के सामने चले जाएं, हाजिर हो जाएं, क्या बुराई है? या फिर किसी गिरफ्तारी का डर है? नहीं, कोई डर नहीं। अगर सीआरपीसी के 60 धारा के अंदर इसके अंदर सिंपल होता है कि आप उसके अंदर गवाह के रूप में आते हैं, जैसा कि राजनीति श्रेष्ठ ने बताया। तो सीआरपीसी 60 में यहाँ पे गवाह के रूप में जाते हैं। उन्होंने खुद बोला कि मैं सहमत का पेमेंट दे चुका हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी साफ तरीके से समझ रही है, देश की भी समझ रही है कि जब भी चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी यही हथकंडा अपने इसी राज्य चुनाव में भी देख लिया। अभी हाल में आप तेलंगाना का चुनाव देख, उससे पहले कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। जब चुनाव आता है, क्योंकि इनको अपने पे भरोसा नहीं है, इनके जो कार्यकर्ताओं के रूप में ईडी, सीबीआई, आईटी काम कर रहे हैं, उसको ही एक्टिवेट करते हैं, उसका इस परिणाम भी देखने को मिलता है। उससे कोई घबराहट डर नहीं रहा, इनसे क्या घबराहट डरना? अब इनसे नहीं डर रहा, इनकी संस्थाओं से क्या डरेगा कोई भी उसका। और ये भारतीय जनता पार्टी सवाल बार बार पूछा जाता है कि सीट शेयरिंग हो गई है हमारी, वहां पर हमारी महाराष्ट्र में हैदराबाद हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि भैया ऐसा लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी हर चौराहे पे नाम चुका के चल रही है कि भैया फला को हम सांसद बना रहे हैं, फला को बना रहे हैं। इनको खुद को नहीं पता है। पहले जेडीयू से विलय से पहले ये खुद 40 सीटों पे लड़ रहे थे, जेडीयू से विलय हो गए, पता नहीं कितनी सीटों पे लड़ने वाले हैं।
यहाँ पर आप देखिए रालोद के लिए उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कितने लोगों का टिकट काटेंगे, उसके बारे में नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में लड़ने वाले थे 48 सीटों पे, 3 पार्टियों के साथ खुद बैठे हुए हैं। कर्नाटक में आ जाइए 28 सीटों पे, जेडीएस के साथ कितनी सीटों पे लड़ेंगे। अभी असम में अभी भी आया है 11 सीटों में, 3 सीटें अपने सहयोगियों को देने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या किस आधार में बोलूंगे तो यही नहीं समझ में आता है कि सिर्फ ईडी सीबीआई आईटी के दम पे ही चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इनका घड़ा भर गया है, ऐसे फूटना चालू हो जाएगा। ठीक है शम्सी जी, जवाब दीजिए, उसके बाद लास्ट कमेंट में नीरज जी को दूंगा। जी शम्सी जी, जब सीट शेयरिंग हो गई, अब जाहिर तौर पर दीवारों पर पोस्टर थोड़ी लगाएंगे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। बताइए, सुन नहीं पाए। वो लोग बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग तकरीबन तय हो गई, ऑफिशियली बयान भी जल्दी 2 से 3 दिनों के दरमियान आ जाएंगे। तो फिर अब ये थोड़ी ना कि जिन जगहों पर बात बन गई है उसके लिए बाकायदा आपको पोस्टर दी जाए। नहीं, हमको उनकी सीट शेयरिंग थी, उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने नेताओं का आकलन कर रहे हैं। हमारी आज भी दिल्ली बैठक देखिए, शुभ मुहूर्त जैसे ही निकलेगा वैसे भारतीय जनता पार्टी वो चेहरे आपके सामने लेकर आएगी, इसको जनता देख कर ही कहेगी कि वो तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशी हमेशा लेकर आती है जो जनता के बीच में रहते हैं। अभी सब समाजवादी पार्टी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन क्या एक फोटो भी कहीं पर आप खुद बताइए कि आप दिखलाया या कांग्रेस पार्टी इनके दिखलाया? इन लोगों ने जनता के मुद्दे को लेकर हजरतगंज में जाम लगा दिया, इंदिरा नगर को घेर लिया, विधानसभा को घेर लिया, बनारस में घेर लिया, कानपुर में घेर लिया, कहीं पर भी नहीं। क्योंकि जैसे ही ये मुद्दा बनाते हैं जनता इनको खुद चुप करा देती है, मना कर देती है कि आप बेवजह के चक्कर में मत पड़े, हम खुश हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अमन चैन थे, जो दंगा होते थे, आज दंगा नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे वो नहीं है, एशिया के झगड़े हुआ देश में एक अमन चैन बना हुआ, रोज भरी हुई है, रोजगार के नए आयाम हो रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं। आज प्रदेश सबसे ज्यादा हाईवे वाला जाना जा रहा है। ठीक है शम्सी जी, जवाब ले ले, तुम बहुत कम वक्त बचा है। जी कार्तिकी जी, अभी दंगों की बात करते हैं, हल्द्वानी उत्तराखंड में कभी दंगा नहीं हुआ। हल्द्वानी उत्तराखंड में इन्हीं के सरकार में दंगा हो गया। दिल्ली में जहां पर दंगा नहीं था, केंद्र में इन्हीं की सरकार है, गृह मंत्रालय के अंदर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आता है, वहां पर हमला, वहां पे दंगा हो गया। किस मुंह से बोल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसी को नहीं समझ में आता। इसलिए कहते हैं व्हाट्सएप के अलावा करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, अपनी सरकार पे ध्यान देने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कुछ हद तक 10 साल में जो नहीं हो पाया, अभी जो 10-15 दिन बचे उसका भला हो जाएगा। चलिए ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि मैंने ईडी सीबीआई से अपने बुलेटिन की शुरुआत की थी। ईडी सीबीआई और आईटी के ऊपर जो इल्जामात इतने संगीन लग रहे हैं कि वो अभी जिस तरह से हमने देखा, जितेंद्र जी ने तो सीधा उनको पार्टी के तौर पर काउंट किया। क्या पहले कभी तारीख में जब गैर बीजेपी की सरकार थी तब भी इस तरह के इल्जामात लगे इन आजाद एजेंसीज के ऊपर? बहुत संक्षेप में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है इस तरह की कोई घटनाएं इससे पहले किसी भी सरकार ने की हो। और चूंकि इनको चुनाव में ही लाया जाता है, चुनाव में ही समझ में आती है, इसलिए इनके आरोप हम सही मान सकते हैं, कांग्रेस के आरोप और समाजवादी पार्टी के। क्योंकि चुनाव से अगर आम दिनों में चीजें काम होती हैं तो आप ठीक है नियम से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या जो 11 लोगों के खिलाफ आपने FIR नियम की है, उसमें मुख्य आरोपी जो है मिश्रा जी MLC जो है, उनके को भी नोटिस दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, सरकार नहीं करना चाहती है, गवाह के रूप में इनको बुला के अपनी कार्रवाई करना चाहती है, वो अलग बात है। लेकिन गवाह अगर नहीं जाता है, तो जैसे केजरीवाल साहब अब तक नहीं गए वहां, तो उनको पता है कि वो जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं गए। तो जब अगर ये वहां उपस्थित नहीं होंगे तो CBI अपने जाके अदालत में पेश हो जाएगी और न्यायालय में गुहार लगाएगी, सर इनके खिलाफ 174 की कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तारी करने का आदेश दिया जाए। चलिए, बाकी चुनाव के दौरान इन चीजों को लाना केंद्रीय एजेंसियों को, ये सब इस चुनाव को मैनेज करने की बात होती है, जैसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इससे मैं सहमत हूँ। ठीक है, अंसारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी टिप्पणियां पर रखी। बहुत तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। शम्सी जी आपका, कार्तिकी जी आपका, जितेंद्र वर्मा और नीरज साहब आप जो किसी ने जर्नलिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन किया था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईटी और सीबीआई के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगे हैं वो तारीख में पहले कभी नहीं लगे। और अभी देखना यह कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिला। हालांकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि वो समन का जवाब नहीं देंगे, यानी वो हाजिर नहीं होंगे। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही।